स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद जेपीएससी अकेडमी पर। यह है जीएस सुपर टेस्ट नंबर 3। इसके पहले 2 टेस्ट हो चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट है 11वीं जीपीएससी जेएसएससी के सभी एग्जाम्स जैसे सीजीएल, पीजीटी, टीजीटी, एलडीसी, तकनीकी सेवा संवर्ग, नगर पालिका सेवा संवर्ग, जितने भी आते हैं जिसमें जीएस के सिलेबस सब जगह एक ही होते हैं, बस स्टैंडर्ड का फ़र्क होता है। तो ये बहुत ही उपयोगी है इन सभी एग्जाम्स के लिए। आपको करना यह है कि कमेंट बॉक्स में उत्तर फटाफट देते रहना है, साथ ही साथ कॉपी पेन या डायरी पेन लेके बैठना है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डाटा मैं बताऊंगा और इसमें मैं जैसे एक प्रश्न के 4 ऑप्शन दूंगा, जो सही विकल्प होगा उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे ही देंगे। साथ ही साथ मैं बहुत सारा डाटा आपका याद करवाऊंगा और क्लियर करते जाऊंगा, तो वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का पहला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, ये निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे ऑप्शन है मक्का, बाजरा, कपास और जूट। यहाँ बहुत सारे फैक्चुअल डाटा निकल के आएंगे, आपको ध्यानपूर्वक देखना भी है, सुनना भी है और आंसर भी करना है। चलिए बताइए, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? उत्तर दीजिए, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? यहाँ पे बहुत सारा इंपॉर्टेंट डाटा मैं बताऊंगा जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये जेएसएससी जेपीएससी ही नहीं, बहुत सारे एग्जाम जो एसएससी वगैरह होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं। तो चलिए, पहला का जिनका उत्तर आया है डी, बहुत बढ़िया, जूट। अब जूट को हम गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। जूट को हम क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया भी कहते हैं इसे, यानी हम कह सकते हैं इसका जो नाम है, इसे हम स्वर्णिम तंतु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्णिम तंतु। किसे कहते हैं? जूट को। लेकिन अगर आपसे ये पूछेगा कि कॉटन यानी कपास को हम क्या कहते हैं, तो बोलिएगा सफ़ेद सोना। कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है वो है काली, ब्लैक सॉइल, ठीक है। और जूट के बारे में बता दूं कि ये एक नगदी फसल है, यानी जूट का उत्पादन इसलिए किया जाता है कि पैसे आपको नगद में मिले। जैसे खाद्यान्न फसलों में आते हैं जो आप खाते पीते हैं, जैसे गेहूं, चावल, जौ, चना, ये सब खाद्यान्न फसल है। लेकिन जूट हो गया, कपास हो गया, फिर आपका ये चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये नगदी फसलों में आते हैं। तो जूट बहुत ही इंपॉर्टेंट। लेकिन जूट अगर आपसे ये बार बार पूछा जाता है, एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि जूट कैसा फसल है, तो आपको बोलना है जूट कैसा फसल है? अखाद्य खरीफ फसल। मतलब हम इसे खाते नहीं है, अखाद्य खरीफ फसल। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा मैं बता दिया। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा जूट कहाँ होता है, तो वेस्ट बंगाल में। इसके बाद कहाँ होता है, तो बिहार में। ये भी आप याद रखिएगा। अगर कंट्री की बात करें तो कंट्री की बात करूं तो बांग्लादेश, उसके बाद भारत, कभी कभी भारत भी आगे हो जाता है, ठीक है। चलिए, इतनी बातें तो समझ में आपको आ गई। मक्का की बात करूं तो ये अमेरिकी मूल का पौधा है और ये एक खरीफ फसल है। बहुत बार पूछा जाता है, अभी आप सीजीएल देंगे उसमें भी ये पूछा जाएगा, फसलों से पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है। जेपीएससी में भी फसल से प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत में मक्का को कौन लाए थे, तो पुर्तगीज लाए थे, पुर्तगाली, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मक्का कहाँ होता है, तो महाराष्ट्र में होता है। ये सब डाटा भी याद आपको रखना है, इसलिए मैं बोलता हूँ कॉपी पेन भी ले लिया कीजिए। वहीं मैं बाजरा की बात करूँ तो बाजरा भी एक खरीफ फसल है। बाजरा भी क्या है? खरीफ फसल है, याद रखिएगा। दक्षिण भारत में इसे रबी और खरीफ दोनों ही ऋतुओं में उगाया जाता है बाजरा को। इंपॉर्टेंट। कपास के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। कपास को क्या कहते हैं? सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। और इसके लिए कॉटन, कपास यानी कॉटन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी, जिसे हम रेगुड़ या रेगड़ मिट्टी भी कहते हैं। आज का दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा, ये मेघदूत पुस्तक खालिस्तान के द्वारा लिखी गई थी। उत्तर दीजिए, पाणिनि, कालिदास, कल्हण या सूरदास। और यहाँ मैं बहुत सारे पुस्तकों की चर्चा करूँगा। आपका पुस्तक भी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, और अभी जो बीएसएससी देंगे उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये होगा, क्योंकि वहाँ भी सिलेबस में इसी तरह है पुस्तक। तो चलिए, बहुत बढ़िया। मेघदूत के जो रचयिता होंगे वो होंगे कालिदास। कालिदास के बारे में बता दूं कि इनका ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त, मैं मौर्य नहीं बोल रहा हूँ, चंद्रगुप्त द्वितीय। इनके दरबारी कवि थे कालिदास। कालिदास की जो रचनाएं हैं, मैं आपको यहाँ पे लिख नहीं सकता बट लिखवा देता हूँ, लिख लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है। कालिदास की जो रचनाएं हैं वो हैं सबसे इंपॉर्टेंट रघुवंशम, मैं शॉर्ट में डिनोट कर देता हूँ, रघुवंशम। फिर है आपका कुमार संभवम, रघुवंशम, कुमार संभवम, ऋतु संहार। ऋतु को मैं ऋतु लिख देता हूँ, ऋतु, हालांकि ऋतु वो वाला ऋतु होगा। या इनका प्रथम रचना था ऋतु संहार, ये इंपॉर्टेंट है। ऋतु संहार कालिदास का प्रथम रचना था, याद रखिएगा।
अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम, इतनी रचनाएं हैं। एक बार फिर से कालिदास की जो रचनाएं हैं रघुवंशम और उसके बाद कुमार संभवम, ऋतुसंहार, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, इतनी बातें तो आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखता हूँ पाणिनि। पाणिनि जाने जाते हैं, ये व्याकरण की प्रथम जो संस्कृत पुस्तक थी अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि, याद रखिएगा। और कलहन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये राजतरंगिणी के लेखक हैं, राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर की, याद रखिएगा, राजतरंगिणी जिसमें कश्मीर की हिंदू शासकों का वर्णन है। कश्मीर के जो राजा हैं हिंदू शासक, उनका वर्णन कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी में है। अब मैं बात करूं सूरदास की। सूरदास बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनकी रचनाएं जो हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे सूरसागर हो गई, सूरसारावली हो गई, सूरसागर, सूरसारावली है ना, सूरसारावली, फिर साहित्य लहरी है, साहित्य लहरी है, और एक और है आपका नल दमयंती। तो ये है सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी और नल दमयंती। आज का तीसरा प्रश्न, वास्को डी गामा भारत किस वर्ष आया था? अब ये बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डाटा मैं आपको दिखाने वाला हूँ, मतलब बताने वाला हूँ। वास्को डी गामा कौन थे? पुर्तगीज थे। भारत किस वर्ष आए थे ये आपको बताने हैं, और मैं पूरा इनका कहानी थोड़ा सा 2 मिनट में समझा दूंगा, कैसे कैसे कहाँ कहाँ कैसे कैसे आए थे। चलिए तीसरा का उत्तर दीजिए। शानदार जवाब, जिनका उत्तर आया तीसरा का सी, 1498 ईस्वी। यहाँ पे ईस्वी 1498 ईस्वी में ये आए थे वास्को डी गामा। लेकिन यहाँ आए क्यों थे? तो मैं आपको बता दूं कि ये पुर्तगाली थे और मसाला व्यापार के लिए आए थे यहाँ पे। जब भारत में मसाला व्यापार किए तो इनको 60 गुना ज़्यादा मुनाफा हुआ, 60 गुना ज़्यादा मुनाफा हुआ, 60 गुना प्लस में कर देता हूँ, ज़्यादा मुनाफा इनको हुआ। ठीक है, इसके बाद ही तो लोग यहाँ पे आए थे, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे ये आए कैसे थे? तो देखिए, वास्को डी गामा उत्तमाशा अंतरीप, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उत्तमाशा अंतरीप। उत्तमाशा अंतरीप को भी हम बोलते हैं केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, गुड होप। ठीक है, यानी उत्तमाशा अंतरीप का चक्कर काटते हुए आया था, लेकिन ये आया नहीं था, कोई पथ प्रदर्शक था। तो गुजरात में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे अब्दुल मजीद। कौन थे? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद गुजरात का व्यक्ति था, अब्दुल मजीद। यही व्यक्ति इसको रास्ता दिखाया, बताया, और ये पश्चिमी तट पर, जैसे ये वाला पार्ट पूर्वी तट होगा और इधर वाला पश्चिमी तट है, ये वाला, तो पश्चिमी तट पर आया था। एक बंदरगाह है कालीकट, केरल में है, यहाँ पे कुछ इस तरह का, केरल में कालीकट। ठीक है, तो यहाँ के जो हिंदू शासक थे जिनका उपाधि था जमोरिन, हिंदू शासक थे जिनकी उपाधि थी जमोरिन, तो ये जमोरिन के पास आया था और इन्हीं से ये जमोरिन जम के इनका स्वागत किए थे भव्य वास्को डी गामा, और यहाँ पे ये 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट। आज का चौथा प्रश्न, आप लोग उत्तर भी देते रहिएगा फटाफट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यानी आर्टिकल कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध से संबंधित है? सॉरी, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 20? यहाँ पे चारों अनुच्छेद का मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन इसका सही उत्तर दीजिए कि कौन सा आर्टिकल है कारखानों में बालकों की नियोजन का प्रतिषेध करता है। 4 का जिनका उत्तर आ रहा हो, चलिए उत्तर दीजिए। 4 का उत्तर बताइए। बहुत बढ़िया, जिनका उत्तर आया हो ए, यानी आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 ये कहता है कि भाई कल कारखानों में बालकों का नियोजन यानी उनको काम कराना, भारी उद्योगों और कल कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को काम कराना गैर कानूनी है। ठीक है, और यहाँ पे आर्टिकल 21 और 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपको मैं पहले तो ये बता दूं कि 21 में है क्या और 20 में क्या है। यहाँ पे मैं बोलूँगा, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगेंगे। ये कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एंड दैहिक स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 ही कहता है कि विधायिका और कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण हमें देता है।
ठीक है। और ये ऐसा संरक्षण है आर्टिकल 21 कि ये विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। आईएएस में प्रश्न ये पूछे जा चुके हैं, यानी यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं कि कौन सा आर्टिकल है इसमें से, ऑप्शन था 4, कौन सा इसमें से आर्टिकल है जो भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। तो आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके 3 पार्ट हैं 20 का 1, 20 का 2 और 20 का 3। मैं 1, 2, 3 करके समझा देता हूँ। आर्टिकल 20 का खंड 1 कहता है अगर कोई व्यक्ति अपराध किया है, मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई क्राइम कर दिया, चाहे चोरी कर दिया, चाहे कोई बदमाशी कर दिया है ना, किसी को मतलब प्रताड़ित कर दिया, तो अपराध मतलब तब तक नहीं माना जाता है जब तक संविधान में उस चीज़ के बारे में, मतलब कि कानून के बारे में ना लिखा हो। तो एक तो वो हो गया कि अपराध के लिए हम दोषी तब तक नहीं मानेंगे जब तक वह नियम कानून का उल्लंघन ना किया हो, ठीक है। दूसरा है कि दूसरा नंबर 20 का 2 ये कहता है कि दोहरे दंड से संरक्षण, यानी जैसे मान लीजिए कोई 2022 में चोरी करता है सपोज, और वो उसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं देता हूँ 3 साल का कैद होता है, और उसी दौरान फिर से वो बीच में कभी मतलब आता है ना, बाहर बीच में आते हैं ना, कौन सा होता है उसमें एक आपका बेल पे आते हैं बाहर, तो फिर से अगर उसने सेम काम किया, सेम चोरी कर दी, तो फिर से इसे 3 साल सजा नहीं मिलेगी, मतलब एक ही काम के लिए दोहरा दंड नहीं मिलेगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट 20 का खंड 3, अपने विरुद्ध यानी खुद के विरुद्ध आपको कभी भी कोई भी गवाही देने से मतलब गवाही देने के लिए प्रेशराइज नहीं करेगा। जैसे पुलिस, मूवी में आपने क्या देखा हो कि पुलिस मतलब पुलिस है, एक व्यक्ति के गर्दन में डंडे लगा देती है और कहती है कि बोलो तुमने खून किया कि नहीं, वैसा नहीं है। आर्टिकल 20 का खंड 3 कहता है कि आपको कोई भी व्यक्ति खुद की विरुद्ध गवाही देने के लिए नहीं कहेगा। जैसे मान लीजिए आपसे ये नहीं कहवाया जाएगा जबरदस्ती कि तुमने चोरी की, तुमने मारपीट की, ऐसे है वैसे है, जबरदस्ती गवाही नहीं दिलवाया जाएगा, जो बातें हैं वही बतानी होती। तो ये आर्टिकल 20 और 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल जब 356 यानी प्रेसिडेंट रूल, माफ कीजिएगा आर्टिकल 352, एक बार बैक, आर्टिकल 352 जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो यही 2 आर्टिकल मतलब सुरक्षित होते हैं, बाकी सारे आर्टिकल को हटा दिया जाता है उसमें सारे आर्टिकल आपके से के अधिकार से हट जाते हैं। चलिए आर्टिकल 1 बहुत इंपॉर्टेंट है 17, अस्पृश्यता का अंत। ये क्या है? छुआछूत का अंत, ठीक है। और इसी को लेके भारतीय अस्पृश्यता अधिनियम 1955 आया था, याद रखिएगा। आज का 5वां प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। आपसे ये पूछा गया है पूर्वी घाट, और जो जीएस के 2 वीडियो मतलब 2 क्लास कर चुके हैं, 2 सेशन कर चुके हैं, उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको इस तरह मैप बना के, हालांकि ये मेरी मैप उतनी अच्छी नहीं है, ये ऐसे बना के दक्षिण भारत को दिखाया था। अब आपसे पूछा गया कि पूर्वी घाट, इसे हम कहते हैं पूर्वी घाट, इसे हम क्या कहते हैं? पूर्वी घाट। और इधर वाले को हम क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट। तो ये तो क्लियर हो गया कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कौन से होते हैं। तो आपसे पूछा है कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर यानी इधर वाले का, तो यहाँ पे पड़ता है आपका महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी इज राइट आंसर। जिनका उत्तर है वो सी, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार जवाब। जिनका उत्तर है सी, बहुत ही बढ़िया। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दूँ मैं, इसका कलरिंग ठीक है, मैं आपसे ये पूछ दूँ कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1501 मीटर है, ठीक है। और ये है कहाँ? अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि ये है कहाँ, तो आप बोलिएगा कि आंध्रा और उड़ीसा के तट पर है। दोद्दा बेटा के बारे में और अनाई मुंडी के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है, लेकिन फिर से बता देता हूँ। अनाई मुंडी जो है वो आपका दक्षिण भारत का सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, ठीक है, 2695 मीटर। दोद्दा बेटा दक्षिण भारत का सेकेंड सर्वोच्च शिखर चोटी है, सर्वोच्च चोटी सेकेंड वाला है, मतलब दूसरा नंबर। दोद्दा बेटा की ऊंचाई है 2637 मीटर। कंचनजंगा के बारे में मैंने आपको बताया है कि भारत में हिमालय पर्वतमाला की भारत में अवस्थित सर्वोच्च चोटी अगर पूछ दिया तो आप कंचनजंगा 8598, मैंने जो क्वेश्चन किया वो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, हिमालय पर्वतमाला का भारत में अवस्थित सर्वोच्च चोटी, तो भारत में यही एक सर्वोच्च है। K2 है तो वो पीओके में है, हालांकि वो है हमारा ही, बट ऐसा। और अगर बोले नंबर 2 पे कौन आता है, नंबर 3 पे आता है कंचनजंगा। अब मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ क्रम। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848 मीटर। मैं बात करता हूँ विश्व के सर्वोच्च चोटी, तो 1 नंबर ये हो गया। K2 का यानी गार्डविन अस्टिन का है 8611 मीटर, यानी नंबर 2 हो गया। और नंबर 3 पे आता है कंचनजंगा। कंचनजंगा को शॉर्ट में मैं के लिखता हूँ 8598 मीटर।
तो ये याद रखिएगा, क्रमानुसार 3 पर्वतमाला जो विश्व में सर्वोच्च है। चलिए आज का छठा प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूलभूत कर्तव्यों से संबंधित है? उत्तर दीजिए फटाफट, बाकी मैं बताता हूं। मूलभूत कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज पहले नहीं था, फंडामेंटल ड्यूटीज को लाया गया 42वां संविधान संशोधन 1976। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह SSS SSS, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की संस्तुतियों के आधार पे 10 मौलिक कर्तव्य लाए गए थे, 10 मौलिक कर्तव्य। लेकिन आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, तो देखिए अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 51 का ए। भाग पूछेगा तो भाग 4 का ए कह दीजिए या क कह दीजिए, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ दूं मैं कि 11वां कब जोड़ा गया, 11वां जो कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, ठीक है, 11वां के बारे में अगर पूछा जाए तो आप बोलेंगे कि 11वां 86वां संविधान संशोधन। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 द्वारा, 2002 द्वारा जोड़ा गया। और ये क्या जोड़ा गया था कि माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन प्रदान करना, ठीक है। तो इतनी बातें तो हो गई। अब यहाँ पे जो आर्टिकल है उनके बारे में बता दूं। आर्टिकल 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको भीमराव अंबेडकर, BRA में लिखता हूँ, भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हार्ट एंड सोल कहा है, यानी हृदय और आत्मा, हार्ट एंड सोल, ठीक है। आर्टिकल 41 नॉट इंपॉर्टेंट। और आर्टिकल 50 क्या है? वो है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग है, ठीक है। चलिए आज का 7वां नंबर, भारत के कितने राज्यों में तटरेखा है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे डाटा में जो निकालूंगा वो आपके लिए बहुत उपयोगी और इंपॉर्टेंट होगा। चलिए भारत के कितने राज्यों में तटरेखा है ये बताइए। वाह शाबाश। देखिए सॉरी, भारत के कितने राज्यों में तटरेखा है? जवाब होगा 9। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से फिगर एक बार दिखा देता हूँ, हालांकि बहुत अच्छे से तो बना नहीं। यहाँ पे है गुजरात कुछ इस तरह, ठीक है, ऊपर में राजस्थान। तो गुजरात के बाद तुरंत बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद एक छोटा सा छोटू है ये गोवा, गोवा के बाद है कर्नाटका, और इसके बाद यहाँ पे है केरला, केरला के बाद इधर तमिलनाडु हो गया, और तमिलनाडु के बाद ये आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश के बाद ये उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद वेस्ट बंगाल। ये रफली मैंने आपको बता दिया। तो इतने राज्यों में तटरेखा है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि सबसे लंबी तटरेखा, तो ये गुजरात वाला, क्योंकि गुजरात इस तरह से ऐसे 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 मुड़ा हुआ है। तो सबसे लंबी तटरेखा गुजरात, और सबसे छोटा ये गोवा। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य भी है एरिया के हिसाब से, और सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य भी है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा। 8 नंबर, भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में पूछा है, बताइए। सिनेमा आप लोग तो खूब देखते होंगे। 8 का उत्तर दीजिए। चलिए उत्तर दीजिए। वाह शानदार जवाब, जिनका उत्तर आया है सी, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के की याद में, यानी उनको सम्मान देने के लिए फाल्के पुरस्कार की स्थापना 1969 ईस्वी में की गई थी, और ये पहली बार 1969 में देविका रानी को मिली थी पुरस्कार। देविका रानी, कौन सा? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा, भारतीय सिनेमा के जगत में, क्षेत्र में। 9 नंबर, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के लिए जिम्मेदार है? चलिए उत्तर दीजिए। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के? उत्तर दीजिए। इसमें तो आप लोग बहुत महारत हासिल कर चुके हैं। चलिए बताइए। वाह सुपर, सबका लगभग बहुत बढ़िया जवाब डी, डी इज राइट आंसर, विटामिन की। विटामिन के आविष्कारक कौन थे? फंक। अब मैं आपको बताता हूं विटामिन एक एक करके। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। और विटामिन के को हम इसका रासायनिक नाम क्या है? तो ये है फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, राइट। और विटामिन के जो है वो करता क्या है? तो विटामिन के एक रक्तस्राव रोधी विटामिन है ना, और ये लीवर में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। प्रोथ्रोम्बिन याद रखिएगा, प्रोथ्रोम्बिन।
प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है ये, और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता और कटे स्थान से रक्त का स्राव बहुत अधिक होता है। अगर इसकी कमी हो गई तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा और जहाँ कटेगा वहाँ पे खून बहते रहेगा और खून की बहुत कमी हो जाती है। तो विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बता देता हूँ 2-3 चीज़ें। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉल, माफ़ कीजिएगा सॉरी डी का है, तो ये है स्कॉर्बिक एसिड, स्कॉर्बिक, सॉरी लिखने में, स्कॉर्बिक एसिड, स्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, स्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ई जनन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जनन क्रियाओं की कमी होती है इसकी कमी से, और इसका रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल, ठीक है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो यह है कैल्सीफेरॉल, ठीक है। और विटामिन डी की कमी से याद रखिएगा बच्चों में होता है रिकेट्स, रिकेट्स, और बड़ों में होता है ऑस्टियोमेलेसिया, 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 ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये कि भूमिका चावला जब नहाती है तो पानी से नहाती है, भूमिका चावला, तो भूमिका चावला पानी में घुल मतलब मिल के रहती है। तो बी से विटामिन सी, बी, और सी से विटामिन सी, ये 2 विटामिन ऐसे हैं बी सी जो जल में घुलनशील हैं। तो भूमिका चावला जल से नहाती है, याद रखिएगा, जल में घुलनशील। और अगर आपसे पूछूं मैं कि वसा को अधिक नहीं खाना चाहिए, नहीं तो मोटे हो जाएंगे आप, अधिक, ADE के, अधिक, ऐसे पढ़िए अधिक, तो ये वसा में घुलनशील हैं, वसा में घुलनशील ADE के विटामिन, ठीक है। तो ऐसे आप याद रखिएगा कि अधिक वसा नहीं खाने हैं और ये वसा में घुलनशील विटामिन हैं। आज का 10वां प्रश्न, सबसे पहले किसने यह खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? ऑप्शन है न्यूटन, डाल्टन, कोपरनिकस या आइंस्टाइन। उत्तर दीजिए। 10 का जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, यानी कोपरनिकस। बहुत ही बढ़िया जिनका उत्तर आया हो। और ये सौरमंडलीय सिद्धांत भी कोपरनिकस ने ही दिया था। अगर मैं बात करूं न्यूटन की तो सर आइजक न्यूटन ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिए थे। जॉन डाल्टन की बात करूं तो इन्होंने परमाणु की खोज करी थी। और आइंस्टाइन जो है सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे, ये सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे आइंस्टाइन। चलिए 11वें नंबर पर चलते हैं। ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है? यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ग्राम पंचायत का बजट पूछा गया है। ग्राम पंचायत का बजट यूं ही पास नहीं होता, बहुत बड़ा ये रोल अदा करता है। ग्रास रूट लेवल पर जो शासन करता है ना, वो करता है ग्राम सभा। बहुत बढ़िया जवाब, डी इज राइट आंसर। तो ग्रास रूट लेवल पर अगर आपको शासन देखना हो तो यही है। और ग्राम सभा जो है ग्राम पंचायत का बजट तैयार करता है। लेकिन कैसे? ग्राम सभा के बैठक में उपस्थित जो भी सदस्य हैं ग्राम सभा के, उनके बहुमत से इसे अनुमोदित किया जाता है, यानी बहुमत देंगे तब। मुखिया के बारे में जानते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तीसरे स्तंभ, यानी ऊपर में कौन है? जिला परिषद, बीच में है आपका पंचायत समिति और यहाँ पे ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत का हेड मुखिया होता है और जिला परिषद अध्यक्ष होते हैं हेड जिला परिषद के, और पंचायत समिति के होते हैं हेड प्रमुख। तो ये भी आपको याद रखने हैं। 12वें नंबर पे चलता हूँ। गुर्दा की पथरी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस यौगिक से बनती है? कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें बहुत सिंपल सा ऑप्शन रखा हुआ है, आप लोग आराम से बना सकते हैं। साइंस बैकग्राउंड वाले तो बहुत आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए आंसर दीजिए। गुर्दा की पथरी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस यौगिक से बनती है? खांसी मेरा ठीक नहीं होगा। 12 का जिनका उत्तर है बी, बहुत बढ़िया, थम्स अप, कैल्शियम ऑक्सलेट। गुर्दे की पथरी जिसे हम नेफ्रोलिथिया नहीं, ऐसे नहीं है इसका नाम, इसका नाम है नेफ्रोलिथियासिस। हाँ याद आया, नेफ्रोलिथियासिस है, ठीक है, लिथियासिस ये नाम है, इसे हम ये भी कहते हैं। तो मुख्य रूप से कैल्शियम ऑक्सलेट द्वारा ये बनता है। ये बहुत सिंपल सा प्रश्न था। 13वें नंबर, डीएनए डबल हेलिक्स का वर्णन किसने किया? डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल पूछा है और ये एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। फ्रेडरिक मिशर, जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक, या जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक दोनों। 13 का जो उत्तर होगा, चलिए बताइए। 1962 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज। अब मैं जब इन्हें कह दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि डी इज राइट आंसर।
जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ये दिए थे डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है, इसलिए इनको 1962 में नोबेल प्राइज मिला था। और अगर मैं पूछूं कि डीएनए यानी डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की थी, डीएनए तो आप कहेंगे फ्रेडरिक मिशर। ये डबल हेलिक्स मॉडल मिशर, याद रखिएगा, फ्रेडरिक मिशर। और डीएनए फिंगरप्रिंट कहाँ है, हैदराबाद में। और डीएनए देखिए एक न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन के साथ मिलकर और क्रोमोसोम बनाती है। मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम हैं बताइए कमेंट करके, मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम है टोटल। और डीएनए क्या है, एक आनुवांशिक पदार्थ है जो माता पिता से संतानों में पहुंचने का कार्य करता है। जो माता पिता का लक्षण है, कुछ एक्टिविटी है, वो संतानों में पहुंचते हैं डीएनए की वजह से, और पहचान भी हो पाती है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए वेरी गुड। 46 निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोर धातु है, धातु पूछा है और कठोर भी पूछा है। यहां ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताने हैं, सोना, लोहा, प्लैटिनम या टंगस्टन। देखिए सही जवाब दीजिए, टंगस्टन इज राइट आंसर, जिनका यह है बहुत बढ़िया। और प्लेटिनम तो चलिए नरम धातु है थोड़ा, और इसका हम यूज ज्वेलरी वगैरह में करते हैं। सोना को हम Au कहते हैं, लोहा को Fe कहते हैं। सोना एक अघात वर्ध्य और तन्य है, तन्य धातु है। और सोना को हम कहते हैं धातुओं का राजा। महिलाओं का आभूषण सबसे ज़्यादा इसी से बनता है, सोना से, राइट। और पृथ्वी के केंद्रीय भाग में पाया जाता है सेकंड नंबर पर लोहा। तो फर्स्ट पे कौन पाया जाता है, निकेल, ठीक है। चलिए 15 नंबर पे चलते हैं। यह है कंप्यूटर का क्वेश्चन। स्विचिंग डिवाइस के रूप में माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए है। स्विचिंग डिवाइस के रूप में माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए है, उत्तर दीजिए। शानदार जवाब होगा जिनका उत्तर आया हो 15 का, डी इज राइट आंसर, चौथी पीढ़ी। माइक्रो प्रोसेसर का पहली बार उपयोग हुआ था चौथी पीढ़ी में 1971 ईस्वी के अंदर, ठीक है, 1971 ईस्वी, याद रखिएगा। और पहला माइक्रो प्रोसेसर जो बना था इंटेल द्वारा इसी साल बना था, 1971 में, इंटेल द्वारा। और इसका नाम क्या दिया गया था, कंपनी थी इंटेल तो बना के दी थी, इंटेल, मैं शॉर्ट में आई लिखता हूँ, इंटेल 4004 ये नाम दिया गया था। माइक्रो प्रोसेसर याद रखिएगा। 15 के बाद 16 नंबर। समुद्र या महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सोनार, इनमें से कोई नहीं, उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पे जो उत्तर होगा वो तो दीजिए ही। सबसे पहले मैं बता दूं ऑडियोमीटर करता क्या है। ये ध्वनि की तीव्रता की माप करता है, ध्वनि की तीव्रता की माप, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, छोटे विद्युत परिपथ में विद्युत की धारा और धारा की दिशा और मात्रा ज्ञात करता है। छोटे जो विद्युत परिपथ होते हैं ना, उसमें विद्युत धारा की दिशा मापता है और मात्रा मापता है गैल्वेनोमीटर। तो आंसर होगा इसका सोनार। सोनार को ऐसे आप लिखते हैं SONAR। अब ये सोनार का फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साउंड, एक बार फिर से लिखता हूँ ताकि आपको दिखे, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार ये करता है, डूबे हुई वस्तुओं का पता लगाता है। जब प्रकाश के 17 नंबर, जब प्रकाश के प्राथमिक रंगों लाल, हरा और नीला को समान अनुपात में मिलाएं, जैसे अगर मुझे मिलाना है 4 4 4 सपोज, या 3 3 3, समान अनुपात होना चाहिए, जो भी है बराबर क्वांटिटी, ठीक है ना। समान अनुपात में अगर मिलाते हैं तो परिणामी रंग होगा काला, श्याम, सफ़ेद या मैजेंटा। उत्तर सोच समझ के दीजिए। ये सिंपल सा प्रश्न है और बेसिकली ये पूछ दिया जाता है ऐसे ऐसे प्रश्न। तो जब भी आप रेड को और ग्रीन को और ब्लू को ये समान अनुपात में मिलाएंगे तो कलर जो बन जाएगा वो होगा वाइट, जिनका उत्तर आया है थम्स अप। 18 नंबर पे चलते हैं। और मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मौर्य वंश के बारे में थोड़ा मैं चर्चा कर लूँ, तब तक आप लोग उत्तर दीजिए। मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्ता मौर्य थे, और ये इनके जो गुरु थे वो थे चाणक्य। चाणक्य बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो कि
ये चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य जीतता है और नंद वंश का खात्मा करते हुए मौर्य वंश का स्थापना करता है। चाणक्य की प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थशास्त्र। ये वो अर्थशास्त्र नहीं है इकोनॉमिक्स वाला, ये अर्थशास्त्र है। राजा को कैसे उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, कितना घंटा काम करना चाहिए, ये सारी चीज़ें, मतलब ये राजनीति और कूटनीति के बारे में बताती हैं। तो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आया था, जिनका उत्तर आया सी। बहुत बढ़िया, थम्स अप। अब अगर मैं बात करूं शुंग वंश का जो संस्थापक था वो था पुष्यमित्र शुंग। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, पुष्यमित्र शुंग जो था वो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर दिया था। ये चल क्यों नहीं रहा ठीक से, बृहद्रथ की हत्या कर दिया था, बृहद्रथ। तो बृहद्रथ को मार के और पुष्यमित्र शुंग 185 ईस्वी में शुंग वंश की स्थापना करता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको और दिखाता हूँ। कुषाण वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था, मतलब इम्पॉर्टेंट महान शासक था, वो था कनिष्क। और आपको बता दूं, कनिष्क ने अपना राज्यारोहण 78 ईस्वी में कराया था, 78 ईस्वी में। इसी के उपलक्ष्य में, या यूं कहें कि इसी राज्यारोहण के उपलक्ष्य में इसने शक संवत चलाया था, जो कि हमारा आज भी कैलेंडर लेता है यहीं से, शक संवत। इस आज चल के नहीं रहे ठीक से, शक संवत। आप ध्यान से कभी रेडियो सुनिएगा, उसमें बोलता है शक संवत, जो कि हमारा कब होता है, मार्च में होता है। शक संवत वहाँ से जब हम होली मनाते हैं ना, उसके बाद से नया साल स्टार्ट होता है। ठीक है। गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो थे श्रीगुप्त, और सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे वो थे शिमुक। आज का 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? निजामुद्दीन औलिया, हुनूज दिल्ली दुरस्त। चलिए बताइए, भेंट करने से इनकार कर दिया था। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक? 19 का उत्तर दीजिए। 19 का देखिए जो सही उत्तर होगा, बाकी दीजिए, मैं थम्स अप दूंगा जो सही उत्तर देंगे। 19 का जो सही उत्तर देंगे थम्स अप। 19 का जो सही उत्तर है वो है सी, थम्स अप। जिनका उत्तर आया है 19 का सी, यानी गयासुद्दीन तुगलक। चल क्यों नहीं रहा ये, ठीक है चलने लगा इसका एक बार। गयासुद्दीन तुगलक याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं, तुगलक वंश जो था 1320 से, मैं बता रहा हूं तुगलक वंश 1414 तक रहता है। ठीक है, ये ईस्वी में। और इसका जो संस्थापक था तुगलक वंश का वो था गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था जौना खां। जब ये गद्दी पर बैठता तब इसका नाम होता है मोहम्मद बिन तुगलक, ये उपाधि धारण करता है। 1325 में ये सुल्तान बनता है मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में दो तरह के लोग बोलते हैं विद्वान। एक तो बोलते हैं कि पढ़ा लिखा, मोहम्मद बिन तुगलक जो था ना, दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा और विद्वान शासक था। लेकिन इसको बोलते हैं कि लोग एकदम पागल जैसा था, 5 काम किया था, बिल्कुल फेलियर साबित हुआ था। और इसके बारे में लोग एक विद्वानों का एक दल ये कहता है कि धार्मिक दृष्टि से उदार और सहिष्णु था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। और दूसरा विद्वानों का दल ये कहता है कि नहीं, ये निर्दयी था, रक्त पिपासु था, धर्म भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट था ये। ठीक है ना, तो ये विद्वानों का कंट्रोवर्सी है। अब मैं बात करूं जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी जो था वो खिलजी वंश का संस्थापक था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसका ये भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। भतीजा कहिए या दामाद भी कहिए, दामाद भी बना लिया था, है ना। और अपने चाचा की हत्या अलाउद्दीन खिलजी कर देता है। और इसके बाद फिर ये सिकंदर सानी की उपाधि धारण करके दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। आज का 20वां प्रश्न, जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस आंदोलन, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, थोड़ा मैं जल्दी निकल गया यहाँ से। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है खिलजी वंश का संस्थापक था। इसका जो भतीजा था वो था अलाउद्दीन खिलजी, ये भतीजा था और दामाद भी था। अलाउद्दीन खिलजी इसको मार देता है, जलालुद्दीन खिलजी को, और मारकर 1296 में सिकंदर सानी का उपाधि धारण करता है अलाउद्दीन खिलजी। राइट, याद रखिएगा। आज का 20वां प्रश्न, जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित थे? चंपारण, व्यक्तिगत सत्याग्रह, असहयोग या भारत छोड़ो आंदोलन? चलिए उत्तर दीजिए। जयप्रकाश नारायण ये जेल में बंद थे। लोकनायक इनकी उपाधि है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। बहुत बढ़िया उत्तर, जो सही उत्तर देगा थम्स अप। जिनका उत्तर आया है डी, भारत छोड़ो आंदोलन। क्विट इंडिया मूवमेंट जो हुआ था 8 अगस्त 1942 को, और इसी दौरान गांधी जी नारा दिए थे अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो का। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो
चंपारण आंदोलन ये था 1917 में हुआ था बिहार के चंपारण जिले में। 3 कठिया प्रथा यानी 3/20 यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा खेत पर यूरोपियन जो थे यानी अंग्रेज लोग जो थे वो नील की खेती ज़बरदस्ती करवाते थे। तो राजकुमार शुक्ल बुलाते हैं गांधी जी को, गांधी जी आके यहाँ ये ख़त्म करते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की बात करता हूँ तो 1940 में हुआ था, गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था और प्रथम सत्याग्रही इसके जो बने थे वो थे विनोबा भावे और दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू। असहयोग आंदोलन 1919 में स्टार्ट होता है, सॉरी 1920 में स्टार्ट होता है और ये 5 फरवरी 1922 को स्थगित हो जाता है। 5 फरवरी 1922 को जो चौरी चौरा घटना होता है यूपी के गोरखपुर जिले में, उसके बाद ये स्थगित हो जाता है। चलिए आज का 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु की सीमा 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लॉरेंस या लॉर्ड रीडिंग? पहले तो उम्र थी 1857 के दौरान, मैं आपको बता दूं 23 साल, ठीक है, मिनिमम एज। फिर 1859 में हो गया 23 के जगह 22 साल। फिर 1866 में हो गया 21 साल। अब 21 से 19 घट गया, तो ये घटाने वाले व्यक्ति थे लॉर्ड लिटन। बहुत बढ़िया, ए इज राइट आंसर। आज का 22वां प्रश्न, भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित न्याय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? आपको न्याय के बारे में बताना है कि कौन सा इसमें नहीं है। सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक या राजनीतिक? ये सिंपल सा प्रश्न है लेकिन सोच समझ के उत्तर देना है। कौन सा न्याय जो कि फंडामेंटल राइट्स, माफ कीजिएगा प्रियम्बल, मेरा दिमाग अभी कहीं और था। ये प्रियम्बल यानी उद्देशिका यानी प्रस्तावना में नहीं है। जिनका भी उत्तर आया हो 22 का कौन सा? बी इज राइट आंसर, ये नहीं है। बाकी सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है आपका कि जब भारतीय संविधान सभा बनी थी, मतलब भारतीय संविधान सभा कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर बनता है, 389 मेंबर थे। चलिए ये तो अच्छी बात है। संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव लाया था और इसको मंजूरी मिली थी 22 जनवरी 1947 और यही आगे जाके हमारे भारतीय संविधान का प्रियम्बल यानी उद्देशिका बनता है, यानी संविधान की चाबी बनता है। ठीक है। आज का 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको चुनना है, चुनिए। 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हो गई। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा। मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। चलिए उत्तर दीजिए। थोड़ा सा मैं यहां पर टाइम देता हूं, उत्तर बताइए। वाह सुपर, जिनका भी उत्तर आ रहा हो, कुछ लोग तो गड़बड़ उत्तर दे रहे हैं। डी, बहुत ही बढ़िया, शानदार जवाब डी वाले, जिनका भी उत्तर डी आया हो, बहुत ही शानदार जवाब, डी इज राइट आंसर। ये चल क्यों नहीं रहा है? ठीक है, डी यहां पे क्यों नहीं चल रहा है? डी इज राइट आंसर, राइट, यहां पे डी। अब मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा। 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु, आप याद रखिएगा, जब बहुत लोग गुस्से में हो जाते हैं लाल, फिर से हो जाते हैं लाल, तो बहुत ज़्यादा लाल होइएगा तो मर जाइएगा। लाल लाल इंदिरा मर गई, बस ऐसे याद रखिएगा। लाल मतलब पहले प्रधानमंत्री में आता है लाल, पंडित जवाहरलाल, तो लाल आया ना, लाल यानी जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। ये 3 प्रधानमंत्री जो थे पदावधि के दौरान मर गए। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने, ये भी ठीक है। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का है, ये भी ठीक है। लेकिन मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख जो होता है वो होता है कैबिनेट सचिव, याद रखिएगा, कैबिनेट सचिव। पेन नहीं चल रहा, ठीक है, कैबिनेट सचिव। तो ये डी इज राइट आंसर। भूकंपीय तीव्रता को किससे मापा जाता है? रिक्टर स्केल, सिस्मोग्राफ, एनीमोमीटर या पायरोमीटर? उत्तर सोच समझ कर देना है और सही देना है। चलिए उत्तर बताइए। भूकंपीय तीव्रता को
अमेरिका के एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है कार्ल रिटर। उन्होंने 1935 में रिक्टर स्केल की खोज की थी और 24 का जिनका उत्तर आया हो ए। बहुत बढ़िया, बाकी लोग गलत हैं। सिस्मोग्राफ क्या करता है मैं आपको बता देता हूं। सिस्मोग्राफ का काम है भूकंप का पता लगाता है, भूकंप का पता। और मैं आपको बता दूं कि भूकंप का पता ये मतलब ग्राफ के आधार पे लगाता है, ठीक है, ग्राफीय विधि से। अगर मैं बात करूं एनीमोमीटर की, एनीमोमीटर करता क्या है कि पवन की गति मापता है, वायु की गति यानी पृथ्वी के तल के पवन का वेग। पायरोमीटर उच्च तापमान को मापता है, या यूं कह सकते हैं दूर स्थित वस्तुओं का टेम्परेचर। दूर स्थित वस्तु का टेम्परेचर क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नज़दीक होगा तो आप गर्मी से जल सकते हैं, इतना हीट को मापता है पायरोमीटर यानी उच्च तापमान को। बहुत बढ़िया, थम्स अप जिनका उत्तर आया था ए। 25 नंबर, निम्नलिखित में से किस मृदा को रेगूर कहते हैं? अभी मैंने जस्ट ऊपर चर्चा किया था तो इसलिए इसमें गलती मत कीजिएगा और सही उत्तर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सही उत्तर दीजिएगा। वाह, सब लोग बहुत बढ़िया, जिनका जवाब आ रहा हो सही सही, बाकी लोग भी बता दीजिए एक दो। कपासीय मृदा या रेगूर, रेगड़ या काली मिट्टी एक ही बात है। ब्लैक सोल को बोलते हैं हम कपासीय मृदा, रेगड़ या रेगुड़। लैटराइट मिट्टी तो ये तो ईंट के जैसा बन जाता है। जलोढ़ मिट्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में लगभग 40%, ये भूभाग पर 39 पॉइंट समथिंग है, तो 40% रफली फैला हुआ है। जलोढ़ के 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है खादर, दूसरा होता है बांगर। यदि मैं बात करूं खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी को हम बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी जो होता है वो ये होता है खाद्यान्न उत्पादक मिट्टी बोलते हैं, क्योंकि लगभग भारत का आबादी का 50% पालन पोषण केवल एक मिट्टी जलोढ़ करती है। खादर, बांगर पे आमतौर पे गांव बसते हैं क्योंकि ये थोड़ा दूर होता है, और खादर पे बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है क्योंकि नदियों द्वारा जो अवसाद लाया जाता है। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, जहाँ भी नदी होगा, ये नदी है, ठीक है ना, ये नदी है, नदी के इस पार्ट वाले पे, इस पार्ट वाले पे जितनी भी मिट्टियाँ होगी अगल बगल, ये होंगी आपके खादर मिट्टी, ठीक है। और ये बहुत ही फर्टाइल होती है क्योंकि नदियों द्वारा लाया गया ढाब इस पे डाल दिया जाता है, हर साल ये रिफ्रेश होते हैं, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मृदा है जलोढ़ मृदा। चलिए आज का 26 नंबर क्वेश्चन, वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? सिंपल है, वॉलीबॉल जो खेलते हैं बता दीजिए। वॉलीबॉल, अब आपको हिंट्स भी मिल गया होगा। 26 का जो उत्तर होगा वो होगा सी, वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 6, लेकिन अगर मैं बात करूं 4 तो ये होता है पोलो में। 5 किसी में होता है तो बास्केटबॉल में, 7 किस में होता है तो एक तो होता है कबड्डी में, बचपन में आप लोग कबड्डी बहुत खेलते थे, और दूसरा होता है नेटबॉल में, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आज का 27वां प्रश्न, अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? देखिए क्वेश्चन ये बहुत बार एग्जामिनेशन में भी पूछे गए हाल फिलहाल के वर्षों में। तो अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार ये मिला किसको था? मैं आपको हिंट्स कर देता हूँ। ये मिला था अमिताभ घोष को, और ये 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था जब अमिताभ घोष को मिला था, राइट। जिनका भी उत्तर आया हो 27 का बहुत बढ़िया। लेकिन मैं बताता हूं देश का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा होता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। डी इज राइट आंसर, बहुत बढ़िया। 2018 में अमिताभ घोष को 54वां मिला था। ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जन्मे हैं, इंग्लिश के लिए इन्हें दिया गया। और आपको बता दूं कि 2022 में कोंकणी भाषा के लिए दिया गया दामोदर मौजो को। किसको दिया गया? दामोदर मौजो को। दामोदर यहां पे याद रखिएगा, मैं बताता हूं मौजो, ठीक है। आज का 28वां प्रश्न, गोदना किस राज्य की प्रमुख कला है? ये सिंपल सा प्रश्न है, गोदना। अब यहां पे गोदना किस राज्य की प्रमुख कला है? यहां पे 2 होगा लेकिन उत्तर एक ही यहां पे बनाना है आपको। इंपॉर्टेंट दोनों होगा लेकिन एक उत्तर यहां पे, हालांकि दोनों उत्तर होना चाहिए, है ना, बट एक आप दे सकते हैं। देखो 28 का जो सही उत्तर होगा, प्रमुख कला पूछा है तो आप कहेंगे बिहार, झारखंड नॉट कहेंगे। प्रमुख पूछा है, प्रमुख कला कहाँ का है गोदना, तो ये है बिहार। आज का 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे मस्तिष्क का सहायक यानी असिस्टेंट ऑफ ब्रेन कहा जाता है? मेडुला ऑब्लांगेटा, मेरुरज्जु, अग्र मस्तिष्क, या इनमें से कोई नहीं? उत्तर सोच समझ के देना है।
मैं आपको बता दूं कि जब भी आपका हार्ट बीट होता है यानी हृदय स्पंदन, श्वास को लेते और छोड़ते हैं, पाचन क्रियाएं संपन्न होती हैं, वो इंटरनल आपका एक मशीन है पेट के अंदर, और जो मलमूत्र त्याग करते हैं, ये सभी प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं, ठीक है ना, जो संपादित होती है मेरुरज्जु द्वारा। बहुत बढ़िया, दोनों हाथ से थम्स अप जिसका उत्तर आया मेरुरज्जु। इसे मस्तिष्क का सहायक कहा जाता है क्योंकि ये जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं ये करता है मेरुरज्जु, ठीक है, इसलिए इसको असिस्टेंट ऑफ ब्रेन कहा जाता है। आज का 30वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहां पर होता है? ग्रास नली, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत। ग्रास नली, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत। चलिए उत्तर दीजिए। आपसे पूछा गया है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आहार नाल का सबसे छोटा भाग होता है छोटी आंत। बहुत बढ़िया, सी, यहाँ पे पूर्ण पाचन होता है। तो ये थे आपके 30 प्रश्न, और ये आपको आराम से बिल्कुल, जैसे अभी सेशन में, लाइव सेशन में नहीं देख पाए तो बाद में देख लीजिए। और बाकी आप डाटा को जो मैं बताता हूँ ना, फैक्चुअल डाटा, साथ ही साथ जैसे कोई भी क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, उनका डाटा जो बताता हूँ वो कहीं ना कहीं आप मेमोराइज कीजिए या फिर उसको लिख के याद कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो जेपीएससी हो चाहे वो जेएसएससी हो। तो चलिए, आज के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने लाइफ में आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और हमेशा खुश रहिए। एक दूसरे का मदद करिए, मदद की भावना से आगे बढ़ते रहिए। और जैसे ही बाकी कुछ भी आपको होगा अपडेट वगैरह मैं देते रहूँगा, लेकिन ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा। बीच बीच में जैसे छुट्टी उट्टी है तो अलग बात है, बट ये टेस्ट जो है जीएस टेस्ट कंटिन्यू मैं रखूँगा क्योंकि आप लोगों को ये काफ़ी पसंद भी आ रहा है। चलिए, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।